वेलकम बैक टू SRG स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 9th का विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 7 है जीवों में विविधता। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, उन जीवों के नाम बताइए जो वर्गीकरण से बाहर रखा गया है इनको। तो उत्तर लिखेंगे जो वायरस है और प्रियॉन और वायरस को हम लोग वर्गीकरण से बाहर रखे हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आदिम जीव किन्हें कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर के आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे जीवों को हम आदिम जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नत जीव किन्हें कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़े हैं, ऐसे जीवों को हम उन्नत जीव कहते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पौधे किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं वे पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस जीव जगत का नाम लिखिए जिनमें गमन के लिए सिलिया फ्लेंजा नामक संरचना पाई जाती है। तो उसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। अगला क्वेश्चन है, विटेकर के द्वारा प्रस्तुत जीवों के 5 जगत कौन से हैं। तो आइए उनके नाम देखते हैं। पहला है, जीवों के 5 जगत निम्नलिखित हैं। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा आपका है एनिमिलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवक अथवा फंजाई में पाए जाने वाले एक जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा जा रहा है, उस जीव को क्या कहते हैं जो अपने भोजन के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। तो उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। सहजीविता किसे कहते हैं। उत्तर लिखेंगे कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल, इसको हम इंग्लिश में साइनोबैक्टीरिया के नाम के साथ स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिन्हें सहजीविता या सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया के साथ क्या है कि स्थायी अंतर संबंध बनाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं सहजीविता या सहजीवी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सहजीवी, जिसमें दोनों का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सहजीवी संबंध बनाने वाले जीव का नाम लिखिए। कौन बनाता है। तो उसका नाम है लाइकेन नाम का शैवाल होता है, वो बनाता है। कौन है। लाइकेन। और लाइकेन आपका किसका होता है, एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर होता है। जब भी आपके एरिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये पौधे जो होते हैं वो वहाँ पे दिखाई नहीं देंगे, तो इससे इंडिकेट होगा कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ गया, यानी कि प्रदूषण की वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है, वायु प्रदूषण जिसको हिंदी में कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फंजाई वर्ग के 2 जीवों के नाम लिखिए। तो फंजाई वर्ग के 2 जीव इस प्रकार से हैं, एक तो आपका ईस्ट होता है, दूसरा है मशरूम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा वर्ग में किस प्रकार के जीव आते हैं। 2 उदाहरण दे करके इनको बताइए। तो आइए देखते हैं। तो प्रोटिस्टा वर्ग में एक कोश की यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब आपके प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिनके शरीर में केवल एक कोशिका होती है या यूकैरियोटिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लांटी वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्लांटी वर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका थैलोफाइटा, फिर उसका है टेरिडोफाइटा, तीसरा है ब्रायोफाइटा, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थैलोफाइटा के जीव मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो जो थैलोफाइटा के जीव होते हैं मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फेनेरोगेम्स किसे कहते हैं। उत्तर में कहेंगे वे पौधे जिनमें जनन ऊतक पूर्ण विकसित एवं विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उनको हम फेनेरोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोगैस किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे वे जीव जिनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं तथा इनके बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, अतः ये क्रिप्टोगैम कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कोई तो अंतर बताइए। आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है। पहला पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म में देखेंगे ये नग्न बीज उत्पन्न करते हैं, और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो ये फल के अंदर बीज उत्पन्न करते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं, ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, और एंजियोस्पर्म की देखते हैं तो इनमें पुष्पी पादप वाले पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनीमिलिया जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तर में लिखेंगे एनीमिलिया जगत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कशेरुकी, दूसरा है अकशेरुकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ है। तो उत्तर में लिखेंगे जीवों के वर्गीकरण के लाभ। पहला पॉइंट है, यह जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध बताता है। दूसरा है, यह जीवों के विकास के बारे में बताता है। तीसरा है, यह विविध जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है, इसलिए जीवों का वर्गीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कोरोलस लीनियस को कहते हैं। इंग्लिश में कॉरलिनियस के नाम से भी जाना जाता है इनको, कॉरलिनियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जान रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेढक का वैज्ञानिक के नाम क्या होता है। इसका नाम होता है राना ट्रिग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसको बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। मोर का पूछा जाता है तो मोर का आपको बताना है पाओक्रिस्टेटस। आम का पूछा जाता है तो मैंगोफेरा इंडिका कहते हैं, ठीक है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है फेलिस फॉरेस्टिका, यानी फॉरेस्ट में रहने वाला है। ये डोमेस्टिका यानी कि घरों के पास रहता है। इस प्रकार से इनको दोनों क्योंकि फेलिस दोनों में शब्द आ रहा है, डोमेस्टिका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फॉरेस्टिका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगला है, द्विनाम पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक जीवों को सही पहचान के लिए 2 नाम रखे गए हैं। पहला नाम जीनस तथा दूसरा नाम को बोला गया है स्पीसीज, जिसे वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो क्या है, मनुष्य के जीनस यानी कि वंश के बारे में बताता है, और सैपियंस जो है मनुष्य की स्पीसीज यानी जाति का नाम होता है। इस प्रकार से इसलिए इसको द्विनाम पद्धति कहा गया है, द्विनाम पद्धतिकरण कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विनाम पद्धतिकरण के क्या लाभ हैं। उत्तर में लिखेंगे, हम जीवों को उनके सामान्य नाम से नहीं पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हर भाषा और क्षेत्र में जीवों का अलग अलग नाम है। अब जब हमें किसी जीव की वैज्ञानिक नाम पता होता है तो हम आसानी से उसकी पहचान कर सकते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम जीनस तथा दूसरा नाम क्या होता है, स्पीसीज का होता है। कहने का यह मतलब होता है कि जैसे कि सभी देशों में एक ही नाम से, क्योंकि सबकी भाषा अलग होती है, तो वहाँ पे लोग बाघ को बाघ ही नहीं कहेंगे, वहाँ पे कुछ और कह सकते हैं, टाइगर्स कह सकते हैं, तो अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से मोर को हम लोग मोर जानते हैं, हो सकता है कहीं पे उसको पिकॉक बोलते हैं, तो कहीं पे इंग्लिश में पिकॉक बोलते हैं, और कहीं पे और नामों से जाना जाता है। इसीलिए क्या बोला गया कि ऐसा नाम बताइए जो कि पूरे विश्व में सबके लिए समान हो। इसलिए हो क्या हुआ कि वैज्ञानिक नाम इनके रखे गए। जैसे कि आपको मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। आगे का जो नाम होता है उसके वंश के बारे में बताता है, और पीछे का जो नाम होता है इसमें 2 भागों में बांटा गया नाम को। आगे के भाग को उसको वंश को दर्शाया गया था, पीछे वाले भाग को उसके स्पीसीज के बारे में बताया गया था। इस प्रकार से द्विनाम पद्धतिकरण सामने आई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जीव जगत का सबसे बड़ा फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है। अगला क्वेश्चन है, जीव जगत का वह कौन सा फाइलम है जिसमें जीव के शरीर खंडयुक्त यानी कि टुकड़ों में और पैर जुड़े खंडयुक्त और पैर जुड़े हुए होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ही होता है। जैसे कि आपको झींगा मछली देखे होंगे, उसके शरीर पे खंड 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 जैसा बना हुआ आता है। आपने वो
कनखजूरा देखा है ना, कनखजूरे के शरीर पे भी धारा इस प्रकार से खंड खंड बने होते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। उस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस फाइलम का नाम बताइए जिसके शरीर पर कवच होता है। तो मोलस्का जाति जो जीव जंतु होते हैं मोलस्का वाले, उनके शरीर पे कवच होता है। जैसे स्नेल यानी घोंगे को देखेंगे तो उसके शरीर पे क्या होता है? कवच रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा की बात करते हैं तो स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। ये मुख्य रूप से जल में पाया जाता है। यह पादप जगत के थैलोफाइटा वर्ग का जीव है। जो पादप जगत का थैलोफाइटा वर्ग है, इसमें क्या होता है? एक शैवाल है और यह पादप जगत के थैलोफाइटा वर्ग में पाया जाता है, एक जीव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, पादप जगत का वह कौन सा वर्ग है जिसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा। यह क्या होता है? पादप जगत का उभयचर। उभयचर यानी कि कहीं ना कहीं जैसे कि मनुष्य की बात करते हैं या किसी जीव जंतु की बात करते हैं तो वह कम से कम 2 स्थानों पे रह सकता है, जीवित रह सकता है, पानी और स्थल पे या वायु में। तो नभ, जल और थल, तीनों जगह पे जो है कम से कम 2 जगह पे जीवित रह सके उसको हम बोलते हैं उभयचर कहते हैं। तो इसी प्रकार से पादप जगत की बात करते हैं तो कौन सा पौधा है, पादप है जो कि उभयचर कहलाता है, उसका नाम है ब्रायोफाइटा। इसको ध्यान में रखेंगे, ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, बीजांड किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न ब्रूड पाए जाते हैं जिन्हें हम बीजांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरलतम पौधों को किस वर्ग में रखा गया है? जो सरलतम पौधे उसको हम किस वर्ग में रखते हैं? तो ये आपका होता है थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण में कोशिकी संरचना का आधार क्या है? तो उत्तर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका। इनको हम इस आधार पर विभाजित करते हैं जीवों को। प्रोकैरियोटिक यानी कि एक कोशिकी और यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक यानी कि एक कोशिकी, प्रोकैरियोटिक यानी कि बहुकोशिकी। जीवों के आधार पर हम इसका इन संरचना के आधार पर इसको वर्गीकरण किया जाता है जीवों का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लांटी जगत के कौन कौन से पौधों को क्रिप्टोगैम कहा जाता है? क्रिप्टोगैम क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो उत्तर में लिखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और क्रिप्टो को हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं, क्योंकि इनमें जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए इनको हम क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगैम में क्या अंतर है? टेरिडोफाइटा और फेनेरोगैम में क्या अंतर है इसको बताना है। उत्तर लिखेंगे टेरिडोफाइटा, इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। जब दूसरा पॉइंट है टेरिडोफाइटा में इनमें जननांग प्रत्यक्ष होते हैं। अगर फेनेरोगैम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। और पॉइंट नंबर सेकंड है, फेनेरोगैम में जनन ऊतक पूर्ण विकसित होते हैं। जो जनन ऊतक होते हैं इसके पूरी तरीके से इसमें क्या होते हैं? विकसित होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाह्य कंकाल एवं अंतः कंकाल में अंतर लिखना आपको। तो इस प्रकार से आप एक चार्ट बना लीजिएगा, एक तरफ लिखिएगा बाह्य कंकाल, एक तरफ लिखिएगा अंतः कंकाल। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बाह्य कंकाल में, यह शरीर के बाहरी भाग में स्थित कठोर भाग को बाह्य कंकाल कहते हैं। जो शरीर के बाहरी भाग में स्थित कठोर भाग होता है उसको हम बोलते हैं बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल की बात करते हैं तो शरीर के भीतरी भाग में पाए जाने वाले कठोर भाग को क्या बोलेंगे? अंतः कंकाल कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं बाह्य कंकाल में, इसमें लिखेंगे यह शरीर को आकार एवं रक्षा दोनों प्रदान करते हैं। अंतः कंकाल की बात करते हैं, यह शरीर को केवल आकार प्रदान करते हैं। बाह्य कंकाल में देखते हैं तो इसमें पॉइंट नंबर 3 है, यह काइटिन एवं कैल्शियम, काइटिन वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जैसे आपके नाखून होते हैं ना, ये काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, यह अस्थि एवं उपास्थि का बना होता है। जो हमारा अंतः कंकाल किसका होता है? अस्थि यानी कि हड्डियों और उपास्थि, जो कमज़ोर वाली हड्डी होती है जो होती है उसको बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट नंबर 4 देखेंगे जो कि बाह्य कंकाल की। तो बाह्य कंकाल में उदाहरण के तौर पे आर्थ्रोपोडा आता है, इकाइनोडर्मेटा एवं मोलस्का, ये सब आपके बाह्य कंकाल के अंतर्गत आएंगे। अंतः कंकाल की बात करते हैं तो उदाहरण के तौर पे
जो मछलियाँ हैं, उभयचर, सरीसृप, पक्षी एवं स्तनपायी आदि ये सब आते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री में क्या अंतर है? तो पहला देखेंगे पॉइंट नंबर 1, बीजपत्री, एक बीजपत्री इधर है, इधर लिखेंगे द्विबीजपत्री। इसमें से पहला पॉइंट है, एक बीजपत्री में इनमें एक बीज पत्र होते हैं, जबकि द्विबीजपत्र में इनमें 2 बीज पत्र होते हैं। एक बीजपत्री में अगर उदाहरण के तौर पे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, पेफियोपेडिलम इसका उदाहरण है, जबकि द्विबीजपत्री का उदाहरण होता है हाइपोमिया। क्या होता है? हाइपोमिया। अगला क्वेश्चन है, पोरीफेरा जीवों में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, इन जीवों में इन छिद्र का क्या कार्य होता है? जो पोरीफेरा जीव होते हैं उनमें अनेक छिद्र पाए जाते हैं और इस छिद्रों का काम क्या होता है, इसको बताना है। उत्तर में लिखेंगे, इन छिद्रों के माध्यम से जीव क्या होते हैं, जल, ऑक्सीजन एवं भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संचरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोरीफेरा समूह के जीव समानता कहाँ पाए जाते हैं? इनकी संरचना की बनावट कैसी होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। इनकी शारीरिक संरचना जो होती है कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल से ढका होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोरीफेरा समूह के जीवों को समानता किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर में कहेंगे स्पंज के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों के उस समूह का नाम बताइए जिसकी त्वचा सल्क और प्लेटों से ढकी रहती है। तो मत्स्य वर्ग जो होता है उनकी त्वचा कैसी होती है, सल्क और प्लेटों से ढकी रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राणी जगत के उस वर्ग का नाम लिखिए जिनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो स्तनधारी वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें नवजात के पोषण के लिए दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे बड़ी स्तनपायी कौन है? तो आपको बताना है ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन है, उस स्तनधारी का नाम बताओ जो अंडे देती है। तो ऐसे स्तनधारी का नाम भी बताइए जो अंडे देती है। तो उसमें आपको उत्तर लिखना है इकिंडना और प्लेटिपस। इकिंडना और प्लेटिपस ऐसे 2 स्तनधारी जीव हैं जो कि अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सभी कशेरुकी जीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? उत्तर में लिखेंगे, सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। पहला तो इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है, दूसरा है पृष्ठनलिनी कशेरुक दंड एवं मेरुरज्ज इसमें पाया जाता है। त्रिकोणिक शरीर इसमें होता है, युग्मित क्लोम थैली होती है और देह गुहा होता है। ये सब लक्षण सभी कशेरुकी जीवों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेल किस अंग से सांस लेती है? तो वेल, क्योंकि ये आपका स्तनधारी है, जितने स्तनधारी होते हैं वो सब अपना फेफड़ों से सांस लेती है। लेकिन आपकी जो मछली की बात करते हैं तो मछलियाँ गलफड़े या गिल से सांस लेती हैं, जबकि ब्लू व्हेल जो होती है यह स्तनधारी है, इसलिए यह फेफड़े से सांस लेती है। या 30 मिनट के बाद हमेशा देखेंगे समुद्र से ऊपर आएगी और सांस लेगी, फिर चली जाती है अंदर। अगला क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग एवं स्तनधारी में अंतर लिखिए। तो आइए देखते हैं, एक तरफ आपको लिखना है पक्षी, दूसरे तरफ लिखना है स्तनधारी। पक्षी में पहला पॉइंट देखेंगे तो पक्षी का इनका शरीर जो होता है पंखों से ढके रहते हैं। जो पक्षी के शरीर होता है कैसा होता है, वह पंखों से ढका रहता है। अगर स्तनधारी की बात करते हैं तो शरीर पर बाल युक्त त्वचा पाया जाता है, यानी कि जो स्तनधारी होते हैं इनके शरीर पर कैसा होता है, बाल युक्त त्वचा पाई जाती है। पक्षी में देखते हैं तो इनके आगे के 2 पैर पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका जो आगे का 2 पैर होता है किस में परिवर्तित हो जाता है, पंख के रूप में हो जाता है। अगर स्तनधारी की बात करते हैं तो इनमें नवजात के पोषण के लिए दूध ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी दूध पिलाने की ग्रंथि इनके में स्तनधारियों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, पक्षी जो होते हैं ये अंडे देते हैं, जबकि स्तनधारी की बात करते हैं ये अपने शिशुओं को जन्म देते हैं। पक्षी में उदाहरण के तौर पर आप कबूतर, मुर्गी, तोता ये सब आते हैं, मोर। अगर हम बात करते हैं स्तनधारी के उदाहरण के तौर पे मनुष्य है, गाय है, चूहा, बिल्ली इत्यादि, ब्लू व्हेल भी इसमें आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थैलोफाइटा समूह के जीवों का गुण लिखिए। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। जो थैलोफाइटा होते हैं
इस वर्ग के समूह को बोलते हैं हम लोग समानता शैवाल कहते हैं। यह जलीय पौधे होते हैं। उदाहरण के तौर पे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि, ये सब क्या है, थाइलोफाइटा के समूह के जीव हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा समूह के जीवों का गुण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इस प्रकार के पौधे जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं, इसलिए इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होती है। इनमें पादप संरचना के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों का संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मांस, प्रायोनेरियाद, मार्वेफासिया आदि। अगला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा समूह के जीवों का गुण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तथा तना और पत्ती में विभाजित हो जाता है। अगला पॉइंट है, जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, उदाहरण के तौर पे मार्सिलिया, फर्न, हार्सटेल इत्यादि नग्न ब्रूड पाए जाते हैं, जिन्हें हम बीजांडू कहते हैं। इनमें जन्नांग अप्रत्यक्ष होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, जो टेरिडोफाइटा के समूह के जीव होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म की गुण लिखिए। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो इसमें नग्न बीज पाया जाता है। ये बहुवर्षीय तथा काष्ठीय पौधे होते हैं। उदाहरण के तौर पे पाइनस तथा साइकस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म आपका हो गया था। आगे देखते हैं, आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।